आदाब नाजरीन, आप सभी का इस्तकबाल है मुल्क की बात में। मैं हूं आपके साथ नेहा सिंह। खबरें शुरू करने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। हमास से डील करने के लिए गिड़गिड़ा रहे ट्रंप और नेतन्याहू। हमास ने ट्रंप के 60 दिन की डील नकारी, मुकम्मल सीजफायर की शर्त दोहराई। यूएस ने डिएगो गार्जिया में एयरफोर्स के जहाजों की तैनाती बढ़ाई। एक सैटेलाइट इमेज से हुआ जहाजों की तैनाती का खुलासा। पाक बना यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का सदर। यूएन में कश्मीर का मुद्दा उठाने की तैयारी में पाक। दिल्ली देहरादून नेशनल हाईवे 58 पर मजहबी पहचान की जबरन जांच। स्वामी यशवीर महाराज की पहचान मुहिम पर अब पुलिस का शिकंजा। असम में बीफ बेचने पर 132 लोग गिरफ्तार। सीएम हिमंता के इस कानून के तहत हुई कार्रवाई। आरएसएस पर पाबंदी की बात से कांग्रेस बीजेपी आमने सामने। प्रियंक खड़गे का धमाका, सत्ता में आए तो आरएसएस पर लगेगी पाबंदी। पीएम मोदी घाना, ब्राजील समेत 5 देशों के दौरे पर रवाना। ब्रिक्स समिट में भी शिरकत करेंगे पीएम मोदी। फ्यूल बैन के पहले दिन 80 गाड़ियां जब्त। ट्रैफिक के साथ दिल्ली पुलिस भी तैनात। नाजरीन, हमें ऐसा खदशा है कि सच्ची खबरें दिखाने में हमें जल्द ही चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है और हमारे YouTube चैनल तहजीब टीवी को टर्मिनेट भी किया जा सकता है। इसीलिए आपसे गुजारिश है कि हमारे नए चैनल, जिसका नाम है तहजीब टीवी ऑफिशियल, आप उसे अभी सब्सक्राइब कर लें, ताकि अगर हमारा ओरिजिनल चैनल तहजीब टीवी किसी भी वक्त टर्मिनेट हो जाए तो आप आसानी से हमारे बैकअप चैनल से जुड़ सकें। हमारे नए चैनल तहजीब टीवी ऑफिशियल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। शुक्रिया। आखिरकार दुनिया के 2 ताकतवर मुल्क अमेरिका और इजराइल ईरान से पिटने के बाद अब हमास के आगे भी घुटने टेक चुके हैं। पूरी दुनिया में फजीहत कराने के बाद अब ट्रंप और नेतन्याहू जल्द हमास से डील करने के लिए उसके पैरों में गिड़गिड़ा रहे हैं। दरअसल ट्रंप ने गजा जंग रोकने के लिए 60 दिन के सीजफायर का प्लान तैयार किया, जिसे नेतन्याहू ने फौरन अप्रूव कर दिया। मगर हमास अपनी शर्तों पर पूरी तरह अड़ा है। उसने ये कहते हुए इस डील को नकार दिया कि ये डील तभी मुमकिन है जब पूरी तरह से जंग रुके, सिर्फ 60 दिन के लिए नहीं। ट्रंप के जरिए 60 दिन के सीजफायर के ड्राफ्ट का पेश करना और नेतन्याहू के जरिए डील को फौरन कबूल कर लेने की सबसे बड़ी वजह है ईरान से इजराइल का पिटना। और ईरान से सीजफायर होने के बाद हमास और हूती ने मोर्चा संभाला और इजराइल को संभलने का मौका नहीं दिया। गुज़िश्ता रोज भी हमास के खतरनाक हमलों के बाद यमन ने एक बार फिर इजराइल पर हमला करके नेतन्याहू को बुरी तरह बौखला दिया है। यमन प्रेस एजेंसी की खबर के मुताबिक यमन की आर्म्ड फोर्सेज ने ऐलान किया है कि उन्होंने कब्जे वाले फिलिस्तीनी इलाकों में इजराइल के सेंसिटिव टारगेट्स को निशाना बनाकर ताबड़तोड़ हमले किए हैं। हूती के तर्जुमान ब्रिगेडियर जनरल याहिया सारी ने टेलीविजन पर दिए गए बयान में कहा कि बेन गुरियन के नाम से मशहूर लोध हवाई अड्डे पर फिलिस्तीन 2 हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया गया। सारी ने तस्दीक की कि हमले कामयाब रहे, जिसके नतीजे में लाखों इजरायली सेटलर्स को भागकर बंकरों में छिपना पड़ा और एयरपोर्ट को पूरी तरह से बंद कर दिया गया। इसके साथ ही सारी ने बताया कि हूती ग्रुप की यूएवी यूनिट ने 3 ड्रोनों का इस्तेमाल करते हुए जाफा, अस्कलान और अल रश्र में सेंसिटिव इजरायली ठिकानों को निशाना बनाकर हमले किए। इन बातों से जाहिर होता है कि कहीं ना कहीं नेतन्याहू और ट्रंप चाहते हैं कि पिटने के बाद अब वो थोड़ा सा संभलें और इसीलिए वो डील करना चाहते हैं, क्योंकि गजा में तकरीबन 2 साल की लड़ाई के बाद भी नेतन्याहू को 60,000 फिलिस्तीनियों को शहीद करने के अलावा कुछ भी हासिल नहीं हुआ। उसके बाद भी नेतन्याहू आज तक हमास का कुछ नहीं बिगाड़ पाया है। फिलिस्तीन सरजमी से हमास को पूरी तरह खत्म करके टोटल विक्ट्री हासिल करने की नेतन्याहू की कोशिशें धरी की धरी रह गई। आज भी हमास जस का तस उसी पोजीशन में मजबूती से खड़ा है। अगर कुछ बिगड़ा है तो वो इजराइल का बिगड़ा है। ईरान के ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3 के बाद इजराइल बुरी तरह से तबाह हो गया है। अब सवाल उठता है कि नेतन्याहू ने ट्रंप का प्लान क्यों कबूल किया। अब तक तो नेतन्याहू ट्रंप के खिलाफ था। ट्रंप उसे सीजफायर के लिए कहता था तो वो उससे नकार देता था, मगर अब ट्रंप के 60 दिन के सीजफायर पर नेतन्याहू ने तुरंत हामी भर दी, वो भी बिना किसी एतराज के, बिना कोई सवाल किए। इससे पहले जब भी नेतन्याहू के आगे सीजफायर करने की बात आई थी तो उसने हमेशा अपनी नाक ऊपर रखते हुए नेतन्याहू कहता था कि वो डील नहीं करेगा, हमास को पूरी तरह से खत्म करेगा। अब कहाँ गई उसकी वो अकड़ और गुरूर। ये सब इसीलिए हुआ है क्योंकि वो ईरान से बुरी तरह पिट चुका है। पूरी दुनिया ने देखा कि ईरान के ताबड़तोड़ हमलों से कैसे इजराइल की हालत खराब हुई और हमास उसके आगे बिल्कुल भी नहीं झुका। यही वजह है कि हमास के आगे अब इजराइल ने घुटने टेकते हुए सीजफायर के लिए फौरन हामी भर दी है। द क्रेडल के मुताबिक अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया उसने गजा में 60 दिन के सीजफायर का प्लान तैयार किया, जिसे इजरायली पीएम नेतन्याहू ने फौरन कबूल कर लिया और अब गेंद हमास के पाले में है।
ट्रंप ने बताया कि कतर और इजिप्ट के हाथों 60 दिन का सीज फायर ड्राफ्ट भिजवा दिया गया है। ट्रंप के जरिए पेश सीज फायर ड्राफ्ट पर रद्द अमल देते हुए हमास के एक अफसर ने कहा कि हमास हर उस डील पर दस्तखत करने के लिए तैयार है जिसमें जंग का पूरी तरह से खात्मा मौजूद हो। हमास लीडर ताहिर अल नूनू ने कहा कि हमास आंदोलन समझौते पर पहुंचने के लिए संजीदा है और किसी भी पहल को कबूल करने से पहले ग्रुप चाहता है कि जंग का मुकम्मल खात्मा हो, इसके बगैर डील का होना मुमकिन नहीं है। हमास अपनी शर्तों पर अडिग है। हमास 60 दिनों के लिए बल्कि मुकम्मल तौर पर जंग को खत्म करने की शर्त पर डील करेगा। आपको बता दें कि इससे पहले भी कई बार डील करने की जो बात हुई इजराइल ने ही शुरू की है। इससे पहले भी कई बार डील हुई जिसे नेतन्याहू ने शुरू किया और नेतन्याहू ने ही डील को तोड़ा, लेकिन हमास ने अपनी तरफ से कभी नहीं कहा कि उसे डील करना है और हमास अपनी जुबान पर अडिग है। आज भी इजरायली पीएम ही है जिसने गिड़गिड़ाकर एक ही झटके में 60 दिन की सीज फायर डील पर साइन कर दिए। कुल मिलाकर दुनिया के 2 सुपर पावर मुल्कों को ईरान, हमास, हुती, हिजबुल्लाह ने मिलकर धूल चटा दी है। अमेरिका ने मशरिकी वुस्ता में तनाव के बीच डिएगो गार्जिया में एयरफोर्स के जहाजों की तैनाती बढ़ा दी है। इस तैनाती का खुलासा एक सैटेलाइट इमेज से हुआ है। इस तस्वीर में 4 B-52 स्ट्रैटेजिक बॉम्बर, 6 F-15 लड़ाकू जेट और 6 KC-135 हवाई फ्यूल भरने वाले टैंकर को दिखाया गया है। अमेरिका ने भारत के नजदीक वाक़ अपने फौजी अड्डे डिएगो गार्सिया में बमबार और लड़ाकू जहाजों की तैनाती को बढ़ा दिया है। इसका खुलासा एक नई सैटेलाइट इमेज से हुआ है। इससे पहले अमेरिका ने बेहद कम मौकों पर ही इस फौजी अड्डे पर इतनी बड़ी तादाद में एयरफोर्स के जहाजों की तैनाती की है। माना यह जा रहा है कि यह तैनाती ईरान पर अमेरिकी और इजरायली हमलों के बाद पैदा हुए तनाव को देखते हुए की गई है। सावन में कांवड़ यात्रा के लिए मुजफ्फरनगर जनपद में स्वामी यशवीर महाराज के द्वारा चलाए जा रहे पहचान अभियान पर अब पुलिस का शिकंजा कसता हुआ नजर आ रहा है। स्वामी यशवीर महाराज की टीम ने दिल्ली देहरादून नेशनल हाईवे नंबर 58 पर पड़ने वाली दुकानों, ढाबों और रेस्टोरेंटों पर पहचान अभियान चलाया था। इस इल्जाम को यशवीर महाराज के जरिए एक सिरे से नकार दिया गया था, लेकिन इस मामले की सुर्खी बनने के बाद इस मामले को लेकर पुलिस भी हरकत में आई है, जिसके चलते पुलिस ने इस मामले में 29 जून को यशवीर महाराज की टीम के तकरीबन 6 मेंबरान को एक नोटिस जारी किया है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने पीर को एक अहम राहत देते हुए उत्तर प्रदेश के संभल में शाही जामा मस्जिद में पिछले साल पेश आई पुरतशद्दुद वारदात से ताल्लुक रखने वाले 20 अफराद को जमानत दे दी। मस्जिद के दूसरे सर्वे के दौरान भड़की हुई तशद्दुद के बाद पुलिस ने नामवर वकील जफर अली समेत 96 अफराद को गिरफ्तार किया था। एसआईटी ने इस मामले में 12 एफआईआर दर्ज की थी और हर केस में चालान दाखिल किया था। समाजवादी पार्टी के रुकने पार्लियामेंट जियाउर रहमान बर्ग भी मुलजमीन में शामिल हैं। एसआईटी की तरफ से दाखिल की गई 1200 सफहात पर मुश्तमिल चार्जशीट में 21 अफराद के नाम शामिल हैं। हाल ही में बकरीद के मौके पर असम में समाजी हम आहंगी में तनाजा पैदा हो गया था। असम के थुबरी इलाके में एक मंदिर में मुबैना तौर पर गोमांस फेंके जाने की वारदात के बाद इलाके में कशीदगी फैल गई थी। इस वाक़े के बाद असम के वजीर आला हिमंता बिस्वा शर्मा और उनकी इंतजामिया ने बीफ की खरीद फरोख्त के खिलाफ मुहिम शुरू कर दी थी। गुज़िश्ता मंगल के दिन बीफ बेचने के इल्जाम में बड़ी कार्रवाई भी की गई। असम में पब्लिक जगहों पर गौमांस खाने पर पाबंदी है। मंगल के दिन असम के मुख्तलिफ जिलों में बीफ के खिलाफ मुहिम चलाई गई, जिसमें तकरीबन 1000 ढाबों और होटलों पर छापेमारी की गई। इस कार्रवाई के दौरान 132 अफराद को मुबैना तौर पर बीफ बेचने के इल्जाम में गिरफ्तार किया गया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस छापेमारी में तकरीबन 1000 किलो से ज्यादा बीफ भी जब्त किया गया। जामिया मिलिया इस्लामिया का शुमार मुल्क की नामवर यूनिवर्सिटियों में होता है। बेहतर मुस्तकबिल की तलाश में मुल्क के कोने कोने से तलबा जामिया का रुख करते हैं। इसी सिलसिले में अब जामिया में लाइब्रेरी साइंस की तालीम के लिए नए डिपार्टमेंट के कयाम को मंजूरी दे दी गई है। करीब 4 दशक बाद जामिया मिलिया इस्लामिया को डिपार्टमेंट ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस कायम करने की मंजूरी मिल गई है। हुकूमत हिंद की तालीमी वजारत ने यूनिवर्सिटी में इस शोबे के लिए 6 असातिज़ा की तैनाती की इजाजत दी है, ताकि तालीम और तदरीस का काम बेहतर अंदाज में चलाया जा सके। जामिया मिलिया इस्लामिया की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि ये एक अहम तौसी है, क्योंकि 1985 से अब तक यूनिवर्सिटी बगैर किसी मुस्तकिल फैकल्टी के बैचलर ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस कोर्स चला रही थी। अब जब इस शोबे के लिए नए ओहदों की मंजूरी मिल चुकी है, तो इस कोर्स के मियार में भी बेहतरी होगी। जामिया के वाइस चांसलर प्रोफेसर मजहर आसिफ और रजिस्ट्रार प्रोफेसर मोहम्मद मेहताब आलम रिजवी ने वजीर आजम और वजीर तालीम, वजारत मालियात और यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन का शुक्रिया अदा किया है। उन्होंने कहा कि नए कोर्सेज की शुरुआत से जामिया का तालीमी ढांचा और भी मजबूत होगा और लाइब्रेरी साइंस के मैदान में तरक्की को फरोग मिलेगा।
दोनों अफसरान ने यूनिवर्सिटी के तमाम अफराद को इस कामयाबी पर मुबारकबाद दी और कहा कि ये नया शोबा तलबा को लाइब्रेरी और इंफॉर्मेशन साइंस के बारे में बेहतर इल्म देगा और उनके स्किल्स को भी निखारेगा। बिहार के दरभंगा में बहेड़ा थाना इलाके में देर रात मुहर्रम के झंडे को लेकर दो बिरादरियों के बीच कशीदगी फैल गई। मामूली कहासुनी देखते ही देखते तशद्दुद की शक्ल इख्तियार कर ली। वाकये की शुरुआत उस वक्त हुई जब कुछ बच्चे मुहर्रम को लेकर झंडा बैनर के साथ तैयारी कर रहे थे। इसी दौरान दूसरी बिरादरी के बच्चों ने ऐतराज जताया, जिससे कहासुनी शुरू हो गई। दोनों फरीकैन के बड़े लोग भी शामिल हो गए और देखते ही देखते पत्थरबाजी और मारपीट भी शुरू हो गई। कुछ के सिर फटने की भी जानकारी सामने आई है। वाकये की खबर मिलते ही इलाके में कई थानों की पुलिस के साथ ग्रामीण एसपी आलोक खुद मौके पर पहुंचे और हालात को काबू में लिया। वजीर आजम नरेंद्र मोदी 2 से 9 जुलाई तक 5 ममालिक के दौरे पर हैं, जिनमें घाना, त्रिनिदाद टोबैगो, अर्जेंटीना, ब्राजील और नामीबिया शामिल हैं। इस दौरान वो 17वीं ब्रिक्स समिट में शिरकत करेंगे और इन ममालिक के साथ मुआशी दफाई और हिकमत अमली ताल्लुकात को मजीद मजबूत करने पर तवज्जो देंगे। ये दौरा हिंदुस्तान के लिए इन इलाकों में ताउन बढ़ाने का एक अहम मौका है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज 5 ममालिक के 8 रोजा दौरे पर रवाना हो चुके हैं, जो 2 से 9 जुलाई तक जारी रहेगा। ये दौरा गुज़िश्ता 10 सालों में उनका सबसे तवील सफर होगा। इस दौरान वो घाना, त्रिनिदाद टोबैगो, अर्जेंटीना, ब्राजील और नामीबिया जाएंगे। ब्राजील में वो 6 और 7 जुलाई को 17वीं ब्रिक्स समिट में हिस्सा लेंगे। पीएम मोदी के दौरे की शुरुआत घाना से होगी, जहां वो 2 से 3 जुलाई तक कयाम करेंगे। ये पिछले 3 दशकों में किसी भी हिंदुस्तानी वजीर आजम का पहला दौरा होगा। इस दौरान वो घाना के सदर से मुलाकात करेंगे और माशी, एनर्जी और दफाई ताउन को नई बुलंदियों तक पहुंचाने पर बात करेंगे। ये दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात को मजीद गहरा करने का सुनहरा मौका होगा। इसके बाद पीएम मोदी 3 से 4 जुलाई को त्रिनिदाद टोबैगो पहुंचेंगे। ये 1999 के बाद किसी हिंदुस्तानी वजीर आजम का पहला दौरा होगा। तीसरा मरहला अर्जेंटीना होगा, जहां पीएम मोदी 4 और 5 जुलाई को मौजूद रहेंगे। वहां वो दिफा, ज़राअत, माइनिंग, तेल और गैस जैसे शोबों में ताउन को मजीद मजबूत करने पर तवज्जो देंगे। इसके बाद पीएम 5 से 8 जुलाई तक ब्राजील का दौरा करेंगे। रियो डी जेनेरियो में ब्रिक्स समिट के दौरान वो ब्राजील के सदर लूला दा सिल्वा से मुलाकात करेंगे। तवक्को है कि समिट के दौरान वो कई दीगर ममालिक के रहनुमाओं से 2 तरफा बातचीत भी करेंगे। पीएम मोदी के दौरे का आखिरी मरहला नामीबिया होगा, जहां वो 9 जुलाई को पहुंचेंगे। वहां उनकी पार्लियामेंट में खिताब करने की भी तवक्को है। इस दौरान वो दोनों ममालिक के दरमियान ताउन को नई रफ्तार मिलेगी। कर्नाटका में कांग्रेस और बीजेपी के दरमियान चल रही बयानबाजी अब और ज्यादा शिद्दत इख्तियार कर गई है। रियासत की हुकूमत में वजीर प्रियांक खड़गे ने आरएसएस पर पाबंदी लगाने का बयान देकर इस सियासी तनाज़े को और ज्यादा भड़का दिया है। प्रियांक खड़गे ने कहा कि अगर मरकज में हमारी हुकूमत बनी तो हम आरएसएस पर पाबंदी लगाएंगे। इस बयान के बाद दोनों पार्टियों के दरमियान सियासी बहस और ज्यादा तेज हो गई है। कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे प्रियांक खड़गे ने आरएसएस पर सेक्युलरिज्म और समाजवाद के खिलाफ होने का इल्जाम लगाया। उन्होंने कहा, कांग्रेस ने पहले भी 2 बार आरएसएस पर पाबंदी लगाई थी और अब उन्हें अफसोस है कि वो पाबंदी हटा दी गई थी। प्रियांक खड़गे ने आरएसएस की सोच को बराबरी और मुआशी मुसाफत के खिलाफ बताया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस शुरू से ही आरएसएस की नजरियात के मुखालिफ रही है और आगे भी रहेगी। खड़गे ने दावा किया कि जब पहले आरएसएस पर पाबंदी लगी थी तो उस वक्त तंजीम के मुल्क दुश्मन सरगर्मियों से इनकार करते हुए माजरत तलब की थी। उन्होंने कहा, हमारे पास इन वाकयात के रिकॉर्ड मौजूद हैं जो ये बताते हैं कि अगर कांग्रेस को मरकज में इक्तिदार मिला तो वो सख्त कदम उठा सकती है। दूसरी तरफ बीजेपी ने प्रियांक खड़गे के बयान पर सख्त रद्द-ए-अमल दिया है। कर्नाटका बीजेपी सदर BY विजेंद्र ने आरएसएस को लाखों स्वयंसेवकों वाली एक मुहब्बे वतन तंजीम करार दिया। उन्होंने प्रियांक के बयान को खाली बर्तन की आवाज बताया। उनका कहना है कि आरएसएस एक ऐसा शानदार दरख्त है जिसे कोई भी सियासी ताकत जड़ से नहीं उखाड़ सकती। दिल्ली में डीजल की 10 साल और पेट्रोल की 15 साल पुरानी गाड़ियों पर मुकम्मल फ्यूल बैन लागू होने के बाद मंगल के दिन एज लिमिट पूरी कर चुकी कुल 80 गाड़ियां जब्त की गई। दिलचस्प बात यह है कि इनमें से 67 टू व्हीलर थी। इसके अलावा एक 3 व्हीलर भी जब्त की गई। इन तमाम गाड़ियों को जब्त करके पिट या स्क्रैपिंग फैसिलिटी में भेज दिया गया है। गाड़ियों के मालिकों को नोटिस जारी करके कहा गया है कि या तो वो तय वक्त के अंदर एनओसी लेकर अपनी गाड़ियां दिल्ली से बाहर ले जाएं या फिर उन्हें किसी मुतमईन स्क्रैप डीलर के पास स्क्रैप करवा लें। इससे पहले मंगल की सुबह से ही पेट्रोल पंपों पर ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की एनफोर्समेंट टीमों के साथ साथ दिल्ली पुलिस और ट्रैफिक पुलिस को भी तैनात कर दिया गया था। अफसरों के मुताबिक 1 जून से 23 जून के दरमियान तक तकरीबन 1.4 लाख गाड़ियों को EOL वाहनों के तौर पर शिनाख्त किया गया।
कुल मिलाकर अब तक 8.1 लाख गाड़ियों की पहचान हो चुकी है। दिल्ली के 498 पेट्रोल पंपों पर ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रिकॉग्नाइजेशन कैमरे लगाए गए हैं। इनमें से 382 कैमरे पेट्रोल और डीजल गाड़ियों के लिए हैं, जबकि 116 कैमरे सीएनजी गाड़ियों के लिए लगाए गए हैं। हालांकि ये वाजह कर दिया गया है कि सीएनजी से चलने वाली पुरानी गाड़ियों पर कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। ANPR टेक्नोलॉजी के जरिए गाड़ियों का डाटा रियल टाइम में रिकॉर्ड और ट्रैक किया जा सकता है, जिससे गाड़ी की उम्र समेत तमाम मालूमात चंद सेकंडों में सामने आ सकती है। नाज़रीन, मुल्क की बात में आज के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आदाब।